देख रहे हैं पारदर्शी सफर। कल हमारी टीम बारिश के बाद रोड के हालात का जायजा ले रही थी। तभी हमने देखा कि प्रशांत विहार के सामने आउटर रिंग रोड के ऊपर जहां गाय का जमघट लगा था और हम उसकी फिल्म बना रहे थे, लेकिन वहीं चौक पर एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा सा कार्डबोर्ड लेकर खड़ा हुआ था। हमारे मन में उत्सुकता जागी कि व्यक्ति क्यों खड़ा हुआ है, जिस पर कुछ लिखा था अंबानी नहीं टाटा बनिए, अपनी शादियां सिंपल तरीके से कीजिए और अपने धार्मिक स्थानों पर कीजिए। जिज्ञासावश हमारे पत्रकार साथी ने उनसे पूछा उनका नाम, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम है मोहित भारतीय। जब आगे जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर जातिवाद खत्म हो, जाति धर्म के साथ साथ जो नाम के पीछे आप गोत्र लगाते हैं वो ना लगाया जाए। और एक बात उन्होंने कही कि शादी ब्याह में जो खर्चा करते हैं, जो बर्बादी करते हैं, यदि वो सिंपल तरीके से करें तो समाज का उत्थान होगा। आज वही व्यक्ति जिनको हम कल जिनकी वीडियो बना रहे थे हमारे स्टूडियो में आए हैं, पारदर्शी सफ़र के स्टूडियो पर। ये है मोहित भारतीय। मेरी एक रिक्वेस्ट पर भागे चले आए। इनका जो काम है ये होम्योपैथिक की दवाइयाँ बेचते हैं। इन्होंने बाकायदा डिप्लोमा किया हुआ है, लाइसेंस होल्डर हैं और रोहिणी के अंदर ही एक दवाइयों का स्टोर चलाते हैं होम्योपैथिक की। लेकिन समाज के अंदर, समाज के उत्थान में इनका इनके मन में एक बड़ा उद्वेलित मन रहता है कि कुछ किया जाए। इनसे जानकारी लेते हैं। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार जी। राजेश। वो जो कल हम देख रहे थे आपको, जी। आप आउटर के जो फ्लाईओवर के नीचे खड़े थे, जी जी जी। वो क्या था? देखिए, पहले तो मैं बता दूं मैं वहाँ क्यों खड़ा था। वो मैं इसलिए खड़ा था क्योंकि कल बारिश हो रही थी और फ्लाईओवर के नीचे एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पे बारिश से बच सकते हो, आप खड़े हो सकते हो। खड़ा मैं हर रोज़ होता हूँ, सुबह भी और इवनिंग शाम को भी 2-2 घंटे में हर रोज़ खड़ा होता हूँ और अलग अलग मुद्दों के साथ खड़ा होता हूँ। कोई ना कोई मैं सोशल कॉज लेके खड़ा होता हूँ। तो कल मेरा जो सोशल कॉज था वो ये था कि शादी सादगी से की जाए, बगैर दहेज के की जाए और अपने धार्मिक स्थान पे की जाए। और उसमें मैंने एक थोड़ा सा कंपैरिजन और किया कि बी टाटा नॉट अंबानी। तो ये का कल मेरा एजेंडा था। मतलब अंबानी टाटा क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आपने अंबानीज की शादी देखी, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर हुआ और बहुत ज़्यादा पम्प एंड शो हुआ। इतना नहीं होना चाहिए, इससे पब्लिक में मैसेज गलत जाता है। जो मैसेज जाता है वो मिडिल क्लास में वो ये जाता है कि हम भी ऐसे करें। अब वो कैसे करेंगे? वो या तो लोन उठाएंगे या उधार पकड़ेंगे। अब वो लेना आसान है, रीपे करने में सारी ज़िंदगी लग जाएगी। और दूसरा, इतनी डेकोरेशन, इतना एक्सपेंडिचर, इतनी सजावट, इतने महंगे गिफ्ट्स, उसमें फिर दहेज भी आता है। जो मिडिल क्लास है उसमें दहेज की भी। मैं बीच में रोक हाँ दूंगा हाँ आपको। हाँ। आपको क्या तकलीफ है? मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास साधन है, मैं खर्च कर रहा हूँ। सर, मैसेज की बात कर रहा हूँ। पब्लिक को मैसेज क्या गया? मैसेज उसको जाएगा जिसके पास साधन नहीं है। जिसके पास है उसने तो अपना 0.01% ही खर्च किया। आप मैसेज एक ऐसी शादी दिखाकर भी दे सकते हैं जिसका पॉजिटिव असर पड़ेगा कि ये देखिए इस व्यक्ति जी को, जी, जो मैं कि वहीं आ रहा हूँ। बिना तभी दहेज के सिंपल तरीके से तभी शादी मैंने कर रहा है। टाटाज का एग्जांपल दिया था। उसमें टाटाज को अगर आप जानते हो तो रतन टाटा जी वो एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, 2 या 3 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं अपने डॉग्स के साथ। और कभी आपने उनको कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हालांकि वो तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑन करते हैं, गाड़ियों की कंपनियां ऑन करते हैं, फिर भी आपने कभी उनको पम्प एंड शो करते नहीं देखा होगा। यही बात एक है जो फ़र्क दोनों में एक डिफरेंशिएट करती है। बहुत बढ़िया बात कही मोहित जी ने कि टाटा और अंबानी, टाटा साहब किसी से कम नहीं है, उनके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन वो अपनी रईसी को ना दिखाकर बल्कि सादगी से जीवन जीना चाहते हैं और जी रहे हैं। साथ ही वो एक एनजीओ चला रहे हैं जिसमें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम भी हो रहा है। मोहित जी, इस तरह 2-2 घंटे चौक पे खड़े रहना, अपना काम धंधे का नुकसान करके, क्या कहते हैं आपके परिवार वाले? सर, शुरू में तो फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी। वो कहती थी अरे सड़कों पे खड़े हो गए, ऐसे सड़कों पे खड़े कोई होता है? वो अच्छी फैमिली के लोग खड़े होते हैं।
मगर धीरे धीरे मैंने उनको कन्विंस किया। फिर कुछ आप जैसे सोशल मीडिया का सज्जन लोगों का साथ मिला, उन्होंने प्रेज़ किया, घर में आए तो उन्होंने भी मेरे काम को सराहा, तो फैमिली को भी लगा कि नहीं, ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना है, सोचा तो मैंने हुआ ही था, मुझे करना ही है और मैं करता ही जा रहा हूँ। इसे आप घर वालों पर अत्याचार नहीं कहेंगे? नहीं, मतलब बिल्कुल घर भी वालों नहीं। को सर आप- देखिए ये सारे काम ऐसे हैं कि जो सामाजिक मुद्दे, आज हम एक शादी होती है, 1 मिनट में 1000, 1200, 1500 की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। ऐसे ही कोई क्रिमेशन है, हम लोग 500-500 लोग चले जाते हैं। मगर जब समाज में बदलाव की बात आती है तो 10 लोग भी इकट्ठे नहीं होते। अब आपने गायों के लिए मुद्दा देखा, अब गायां, इतनी सारी गायें हर चौक पे, हर गली मोहल्ले में आवारा फिर रही हैं। अब इस मुद्दे को कौन उठाए? कोई उठाना नहीं चाहता, कोई आगे नहीं आना चाहता, बिल्ली के गले में कोई घंटी नहीं बांधना चाहता। तो किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, किसी को तो आना पड़ेगा। और सबसे अच्छा मीडियम है कि समाज की समस्याएं समाज में जाके ही उसको हम सॉल्व करें, समाज के बीच में ही जाके उसका बखान करें, उसी को डिस्कस करें। कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जो आपके टाइमिंग दुकान खोलने के हैं या जो बंद करने के हैं, दुकान बीच में छोड़कर आप सोशल वर्क सर के लिए नुकसान भाग होता है, मुझे नुकसान होता है, बट अगर मैं सिर्फ फ़ायदा नुकसान ही अगर अपना कैलकुलेट करता रहूँगा फिर मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा तो काम में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा और मैं करके ही कर रहा हूँ ये काम। क्या लक्ष्य है आपका अल्टीमेटली? मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, ना मुझे कोई पॉलिटिक्स में जाना है, ना मुझे कोई लाइमलाइट अटेन करनी है, ना मुझे कोई कुछ नहीं करना। मुझे तो बस अपना मैसेज पब्लिक तक भेजना है कि पब्लिक अवेयर हो कि कहाँ समस्या है और उसको दूर कैसे करना है, बस। कौन कौन सी समस्याएं आप उठा रहे हैं? शादी ब्याह की आपने उठाई? देखिए, मैंने सबसे पहले जो अपना काम शुरू किया था वो वाइट पाउडर से शुरू किया था। जो सड़कों पे, डिवाइडर पे, एमसीडी किनारों पे वाइट पाउडर डाल के चली जाती है, आज भी मैं देख रहा था सेक्टर 9-13 में वाइट पाउडर आज भी डाला हुआ था। मैं उसके लिए कोर्ट गया, मैंने पीआईएल डाली, मगर उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। वो पाउडर आज भी छिड़का जाता है, टनों के हिसाब से छिड़का जाता है, वो उड़ उड़ के हमारे अंदर ही जाता है। किसी कंट्री में, दुनिया की किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता कि चूना ले जाके सड़कों पे फेंक दो, गली मोहल्ला में फेंक दो, लोगों के अंदर जाए, फेफड़ों में जाए, उनको बीमार करे। ये सिर्फ इंडिया में होता है, टनों के हिसाब से फेंका जाता है। मैं सबसे पहले उसके लिए बोर्ड लेके खड़ा हुआ था। आपने पीआईएल की बात की, कोर्ट में जाने की बात की, जब आपने कोर्ट में पिटीशन लगाई तो क्या उसका? तो जज साहब ने कहा जी नहीं, इससे कुछ नहीं होता, ये तो एक प्रैक्टिस है, ये तो चल रही है, इससे कुछ नहीं होता। फिर हमने भी कहा कि इतनी मेहनत की हमने, पैसे भी खर्च किए, कोर्ट भी गए, तो फिर मैं सड़कों में उतरा, लोगों के बीच में गया। अब लोगों को बात समझ आ रही है, किसी के घर के पास, किसी के गली मोहल्ले में वो चूना डालने आते हैं तो लोग मना करते हैं। मोहित जी की बात से आप भी सहमत होंगे और मैं भी सहमत हूँ। जब भी कोई नेता आता है या किसी बड़े आदमी का फंक्शन होता है तो एमसीडी के लोग चूने की, रोड के साइड में चूना लगा देते हैं, उसके घर के बाहर चूना लगा देते हैं। बगैर वीआईपी मूवमेंट के भी लगाते हैं। दरअसल मैं बताता हूँ मोहित जी, ये चूना लगाने का एक नया तरीका है, चूना बिछाकर। एग्जैक्टली। मैं खैर उसमें नहीं जाना चाहता। मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं एमएलए बना तो जब मैं जहाँ जाता था वहाँ चूना लगाते थे। तो मैंने उनको मना किया कि भाई ये चूना मत लगाया करो आप। बोले जी क्या होता है? मैं कहा सरकारी खजाना इसमें खर्च होता है। दूसरा, जो व्यक्ति रोड से गुजरता है उसके पाँव में चूना लगता है और जाकर उसके घर को गंदा करता है, उसके फेफड़ों में जाता है, और जब वो हवा चलती है उड़ता है तो वो उसके फेफड़ों में जाता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। अगला इशू क्या है आपका? दूसरा इशू है मेरा स्ट्रीट डॉग्स का, जो कि बहुत सीरियस और बहुत सेंसिटिव इशू है। देखिए, स्ट्रीट डॉग्स एक ऐसा इशू है जिसको कि हम ऐसे नहीं डील कर सकते कि कुत्तों को पकड़ा और जाके उनका स्टरलाइजेशन करवा दिया। नहीं, आप एक जिंदा चीज से डील कर रहे हो। देखिए, उनको भी जीने का उतना ही हक है जितना हमें है। स्टरलाइजेशन की जरूरत हमें है। हम आज 150 करोड़ हो गए हैं, खड़ी होने की कहीं जगह नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है, चलने की जगह नहीं है, सांस लेने की जगह नहीं है, पेड़ों को लगाने की जगह नहीं है, ग्रीनरी, जंगल हम सब खत्म करते जा रहे हैं। मगर हम किस पे अपना उतारते हैं गुस्सा? स्ट्रीट डॉग्स पे। हमने गोरैया को खो दिया, जो कॉमन स्पैरो घर में होती थी। वो घर में घोंसला बनाती थी, हम लाठी लेके फटाफट उसको घोंसले को तोड़ देते थे। अब ये स्ट्रीट डॉग्स की बारी है। एनजीओज पकड़ पकड़ के, हालांकि मैं भी एक छोटा सा एनजीओ चलाता हूं, मगर मैंने कभी एक भी डॉग की स्टरलाइजेशन नहीं करवाई, और ना मैं इसके फेवर में हूं और मैं इसके विरोध में हूं। आप अगर स्टरलाइजेशन करवाते रहोगे तो एक दिन ये हमारी सिटी जो है, मेट्रो सिटीज जो हैं, ये स्ट्रीट डॉग से खत्म हो जाएंगी, जो कि एक बहुत प्यारे क्रीचर्स हैं। फिर बच्चे क्या करेंगे? सारा दिन वीडियो गेम खेलते रहेंगे, मोबाइल पे लगे रहेंगे, टीवी पे लगे रहेंगे। आप कहेंगे बाहर ही नहीं निकलता। बाहर किस लिए वो निकले?
गार्डन आपने ख़त्म कर दिए, जो जीवित पक्षी जानवर वो आपने ख़त्म कर दिए। हाँ, आपने एक पेट ला के रख दिया, एक वो छोटा सा खिलौना पेट, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी उम्र भी कम है, और उसने जो बाहर की हमने जो भगवान ने जिसको पैदा किया था उसको हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। नहीं, मैं इसमें एक बात से डिफर करता हूँ। आपने बहुत सारे सीन देखे होंगे जहाँ जब छोटा बच्चा पार्क में खेल रहा होता है, रोड पर जा रहा होता है, तो यही स्ट्रीट डॉग, बिल्कुल ठीक है जी, जिनका काट लेता पक्ष है, ले रहे हैं, वो उसको काट लेते हैं, और कई बार तो बच्चों की डेथ तक हो जाती है। ये आपने देखा होगा। मैं आपको बताता हूँ, इस पे मैंने बहुत ग्राउंड लेवल पे इस पे वर्किंग की हुई है। देखिए, वो बहुत कम केसेस आते हैं, कभी 2-3 महीने में एक केस आ जाता है, वो भी बाइट का केस आता है, डेथ का केस तो कभी सालों में एक आता है। देखिए, वो भी तब आता है जब कोई पेरेंट बहुत छोटे बच्चे को उसके साथ नहीं है, या कोई बच्चा डर के भागा, या कोई सस्पिशियस था, डॉग को लगा, वो उसके पीछे भागा, उसने उसको काट लिया। अब एक्सीडेंट होते हैं, कार हर रोज दिल्ली में कितने लोग मरते हैं, क्या आप कारों को बैन करते हो? हमारा बस उसी पे चलता है जो कि कमजोर है, हम उसको बैन करते हैं, उसको हम दबाते हैं जो कमजोर है। देखो, आपने कहा कि जो स्टरलाइजेशन है उसके आप फेवर में नहीं है, चलो, लेकिन क्या डॉग्स को इंजेक्शन नहीं लगने चाहिए? इंजेक्शन लगाओ, एंटी रेबीज का लगाओ उनको, तो उसके लिए उनको ले जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं ले जाओ, मगर स्टरलाइजेशन नहीं करवाओ। दूसरा आपने देखा होगा कि कई बार जब डॉग काट लेता है और वो जो पागल होता है, तो जिस इंसान को काटता है वो भी जैसे जो हरकतें कुत्ते करता वो रेबीज होता है जी, वो रेबीज होता है, भोगता है, उसको रेबीज बोलते हैं, और वो बच नहीं पाता, देखिए उसका इलाज नहीं आ सकता। देखिए, रेबीज वाला कुत्ता जो होता है ना, वो लाखों में एक होता है, और वो जिस गली मोहल्ले में होता है तो लोगों को पता होता है कि इसको रेबीज है, उसको जनरली वहां से हटा दिया जाता है, उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, कहीं ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है, यहाँ उसको जो भी ट्रीटमेंट एमसीडी ने देना हो, पीडब्ल्यूडी ने, सीपीडब्ल्यूडी ने देना हो, वो दे देते हैं उसको, वो ट्रीटमेंट। उसको मार क्यों ना दिया जाए? नहीं, उसको वही दिया जाता है, वो एक आध कुत्ता होता है लाखों में से, वो सारे नहीं होते। हमने देखा हमारे मोहल्ले में एक कुत्ता था, हाँ, होते हैं, उसने बच्चे को काटा, और थोड़ी देर बाद बच्चे की हालत देखी, वो कुत्ते की तरह भौंक रहा था। हाँ, नहीं होते हैं। बाद में उसको कौन सा कैंप के पास जीटीबी नगर में एक हॉस्पिटल वहां ले गए, और उसको छोड़ आए, और उसकी डेथ का इंतजार करते थे। ये तो ऐसे मामले में रेबीज पेट डॉग्स में भी हो सकती है, पेट्स में भी हो सकती है, वो तो कुछ नहीं आप कर सकते, वो कई जानवरों में औरों में भी होती है रेबीज। हो सकती है, तो हम क्यों ना एमसीडी का सहारा लें, या जो मेनका गांधी की संस्था है, उन्होंने जो हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उनको इन्फॉर्म कर नहीं, वो करते हैं जी, बट इसको खत्म करना, इस ब्रीड को, वो कोई समझदारी नहीं है। लोग कहते हैं कि जी फिर उनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी, सेकंड इशू ये है। मगर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज से 25 साल पहले जब स्टरलाइजेशन नहीं होती थी, तो क्या एक मोहल्ले में 5-5 हजार, 2-2 हजार कुत्ते थे क्या? देखिए, कोई भी एनिमल अगर अपने बच्चों को बर्थ देता है, शहर में, सिटी में, गांव में या जंगल में, जंगली जानवर भी, शेर भी, देखिए उसके जो सर्वाइवल रेट है उसके बच्चों का, वो सिर्फ 10, 20, 30%, मैक्सिमम 30% होता है, इससे ऊपर नहीं होता। चाहे उसको दूसरे जानवर खा जाए, चाहे वो भूख से मर जाए, चाहे वो किसी और कारण से एक्सीडेंट से मर जाए, बट वो 1-2 बच्चे ही बचते हैं, ज़्यादा नहीं बचते। और वही केस इनमें भी है। कई एनजीओज ये तर्क देते हैं कि जी इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़े इसलिए करवाते हैं, या इनका हमारे से दुख नहीं देखा जाता, ये गाड़ी के नीचे आएंगे। अरे तुम उनको पैदा होने ही नहीं दोगे तो वो गाड़ी के नीचे नहीं आएंगे, वो ज़्यादा बड़ा एक क्राइम है, या फिर ये नहीं? क्या शहरों में इन आवारा पशुओं का घूमना, देखिए पहले तो वो आवारा नहीं है, वो हमारे समाज का हिस्सा है। कैसे? कोई जो सड़क पे घूम रहा है, जिसके पास घर नहीं है, जो होमलेस है, क्या वो आवारा हो गया? नहीं, उनके लिए जगह शेल्टर है, जंगल में है ना, जंगल में। नहीं, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। नहीं, इंसान तो ठीक है, आवारा तो नहीं गिनोगे ना, भगवान ने उसको भेजा तो उसको अरेंज करना, उसको घर प्रोवाइड करवाना, चाहे झुग्गी प्रोवाइड, चाहे कुछ भी टेंट प्रोवाइड करवाओगे, चाहे रैन बसेरा प्रोवाइड करवाओगे, वो तो हमारी सरकार की, हमारी एक पहले जो रहने का सिस्टम था, गाँव में था या जंगल थे, वहाँ पर हर तरह के पशु पक्षी रहते थे, पानी के जीव रहते थे। लेकिन शहर के बीच में जब कुत्ता घूमता है और वो भौंकता है, सर देखिए, ये एक चेन है, ये जो चेन होती है ना, जब हम इसको तोड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। अब आपने देखा होगा दिल्ली से वल्चर्स खत्म हो गए। ये वल्चर्स खत्म होना कोई बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है। कोरोना फैला, कोरोना जो वायरस की वजह से फैला, बीमारियों की वजह से फैला, वल्चर्स क्या करते थे, जो बची खुची लाशें हैं जानवरों की, किसी भी चीज की गंदगी है, वो खाते थे, और उनका डाइजेशन इतना स्ट्रांग होता था, वो सब कुछ हजम कर लेते। यही इन डॉग्स के साथ है। जो खाना आप नहीं खाते हो, सड़कों पे बचा हुआ पिज्जा, बच्चों ने आधा पिज्जा खाया, 1/4 सड़क पे फेंक दिया, अब वो क्या आएगा, सड़ेगा, फंगस लगेगी, ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं बीमारी फैलाएगा।
ये डॉग्स उसको खा लेते हैं। इनका पाचन क्रिया इतनी स्ट्रांग है कि वो इनको सब पच जाता है। ये एक ऐसी फूड चेन है, अगर हम एक जीव को हटाएंगे तो पूरी चेन बिगड़ जाएगी। आपने शादी के बारे में बात की, आपने धर्म के बारे में बात की, आपने डॉग्स के बारे में बात की, और क्या मुद्दे रहते हैं आपके जो आप डिस्प्ले लेकर? अगला चौक मुद्दा पर है जी पर्यावरण, जो कि बहुत सेंसिटिव, अगेन बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। देखिए, हम अपनी जगह खत्म करते जा रहे हैं, पेड़ गिरते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई प्रॉपर नहीं होती, वो एक तरफ को बारिश आती है झुक जाते हैं, वेट की वजह से गिर जाते हैं। इनकी प्रॉपर कटाई होनी चाहिए, जहां से वो ज्यादा बढ़ रहा है वहां कटाई होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने एक जगह पे पेड़ों की कटाई करते हुए किन्हीं हॉर्टिकल्चर वालों को टोका। वो एक साइड की कर रहे थे, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये तो दूसरी तरफ गिर जाएंगे। कह रहे जी हमारा ही जो रोड पड़ती है ना वो ये पड़ती है, दूसरी जो रोड पड़ती है वो डीडीए की पड़ती है, हम इसकी एक साइड की कटाई कर सकते हैं, दूसरी तो डीडीए करेगा। इतनी देर में तो जब तक डीडीए आएगा तब तक तो 2 पेड़ गिर चुके थे। तो हमें पेड़ों के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा, हमें इनको बचाना है। और वो बचेंगे कैसे? जो छोटी छोटी जगहें हैं, जो भी खाली जगहें हैं, उनको हमें मार्क करके उधर पेड़ लगाने पड़ेंगे, उनको बड़े होने के लिए एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। और एनक्रोचमेंट इसमें सबसे बड़ा इशू है। जो एनक्रोचमेंट आज हो रही है, वो एनक्रोचमेंट उसी जगह पे हो रही है जहां पे पेड़ लगना था, वो उसी के ऊपर वो एनक्रोचमेंट करके बैठा है। हम मोहित जी से जो बातें कर रहे थे, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, बाकी चीज़ें अगले अंक में दिखाएंगे, अगली वीडियो में दिखाएंगे। हमने क्या क्या इनसे सुना। जातिवाद से अलग होकर हो जाएं आप लोग, जातिवाद की चर्चा ना करें, शादियाँ सादगी से करें, और जो भी जिन्हें हम आवारा पशु कहते हैं, इनका मानना ये है कि वो हमारा ही हिस्सा है। डॉग्स या बाकी जो भी जानवर हैं उनको भी बचाएं, उनकी भी मदद करें। और सबसे बड़ी बात जो मोहित जी ने रखी, पर्यावरण की, क्योंकि पर्यावरण की चर्चा सब करते हैं, नेता लोग भी करते हैं, सरकारें भी करती हैं। सरकारें कहती हैं कि 10 लाख पौधे लगाए, 20 लाख पौधे लगाए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो पौधे कहाँ लगाए, कैसे लगाए। सर, क्योंकि 10 लाख पौधे बीच में मैं लगाने के लिए रोकूंगा। एक मैंने ऐसा सेमिनार अटेंड किया जिसमें के वृक्षारोपण होना था, तो मुझे समझ है, मैं खुद अपने सैपलिंग्स तैयार करता हूँ, खुद जाके अपने हाथ से लगाता हूँ। तो कोई वो एनजीओ था, वो लगा रहा था, तो उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून को उन्होंने टहनियाँ तोड़ तोड़ के सिर्फ फोटोएं खिंचवाने के लिए जमीन में वो टहनियाँ गाड़ते गए, और उन्होंने फोटोएं खिंचवा के अपना टारगेट पूरा कर लिया कि हमने 500 पेड़ लगाए, मगर उस 500 में से एक भी पेड़ नहीं चलेगा। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। समाज में कुरीतियां हैं, हाँ। और कुरीतियां दूर होंगी पारदर्शिता से, जैसा कि हम कहते आए हैं। मैं बात कर रहा था सरकार की, नेताओं की, प्रशासन की। 10 लाख पेड़, 20 लाख पेड़, कभी उन्होंने बताया कि कहाँ लगाए हैं, उसके लिए साधन कहाँ से आए, क्या उनको मेंटेन करने के लिए आपने ट्री गार्ड पे कितना खर्चा किया, पानी का प्रबंध क्या किया, वो आज है या नहीं, इसका जवाब इन नेताओं के पास नहीं है, अधिकारियों के पास नहीं है। लेकिन मोहित बाबू बहुत हिम्मत से, दबंगई वैसे नहीं सर, मैं तो नेक नियत से, बस नेक नियत से, दबंगई नहीं, सॉरी, अपना सब वापस ले रहा हूँ। नेक नियत से जिस काम में लगे हैं, हम इनको बहुत बहुत इनका अभिनंदन करते हैं, इनको बधाई देते हैं, और साथ ही इनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे बुलाने पर तुरंत आ गए और अपने वो विचार जो लोगों तक पहुंचने चाहिए, लोगों को उन विचारों से कुछ सीखना चाहिए, हमारे बीच रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। और वीडियो देखने वालों, मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डबल डिसलाइक करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।